रात के 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें एक दूसरे से खेल रही थीं। सड़क के किनारे झिलमिलाते बोर्ड, अधखुले कैफे और हवा में उठती भाप जैसे किसी अधूरी कहानी के गवाह हों। बारिश में भीगी हुई एक काली गाड़ी तेजी से आई और ब्रेक की तीखी आवाज के साथ रुक गई। गाड़ी के अंदर बैठी थी अयांशा मलिक, शहर के सबसे बड़े मलिक इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस। गुलाबी लिपस्टिक, सिल्वर हील्स और आंखों में वो घमंड जो सिर्फ अमीरी नहीं, आदतों से भी आता है। ड्राइवर भागा, छतरी खोलते हुए। मैडम, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे किसी से मिलने नहीं आना, बस सुकून चाहिए, उसने ठंडी आवाज में कहा और गाड़ी से उतर गई। बारिश उसके बालों में उलझ रही थी पर वो नहीं रुकी। उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम किसी बीते दर्द को कुचल रहा हो। वो उसी समय पास के पुराने फुटपाथ पर बैठा एक लड़का देख रहा था, आरिज खान। साधारण कपड़े, भीगे बाल, आंखों में अजीब सी जिद। वो अपने टूटे हुए ईजल पर कोई तस्वीर बना रहा था, बारिश में भी। कैनवस पर टपकती बूंदें रंगों को घोल रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां रुकती नहीं थीं। अयांशा ने उसकी तरफ एक नजर डाली, वो नजर जिसमें सवाल नहीं, ताना था। पागल हो क्या, इतनी बारिश में पेंटिंग? आरिज ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहराई थी, जैसे हर जवाब वहीं हो। पागल नहीं, जिंदा हूं, और जिंदा रहना भी आजकल एक कला है मैडम। आयांशा का चेहरा तन गया। उसे ये मैडम शब्द किसी अपमान की तरह चुभा। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? नहीं, और जानने में दिलचस्पी भी नहीं। लोग तुम्हारे जैसे सोचते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी ने कुछ दिया नहीं। शायद इसीलिए कि जिंदगी उनसे कुछ ले चुकी होती है। वो जवाब, जैसे ठंडी बारिश के बीच बिजली कड़क उठी हो। पहली बार किसी ने उसे इस तरह रोका था, टकराया था बिना डर के। कुछ पल की चुप्पी थी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियां कम थीं, हवा में बस भीगे पत्तों की महक थी। अयांशा ने अपने बाल झटके और आगे बढ़ गई, मगर उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वो लड़का, वो उसकी आंखों में क्या ढूंढ रहा था? वो कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह गया था। अगली सुबह मलिक हवेली। सीढ़ियां संगमरमर की थीं पर दिलों में ठंडक उससे भी ज्यादा। डाइनिंग टेबल पर मलिक साहब बैठे हुए थे, सफेद शेरवानी में, अखबार खोले हुए। अयांशा, तुम्हारी मॉम ने कहा तुम रात फिर बाहर थीं? हाँ थी। क्या आप हवा लेने के लिए भी इजाजत चाहिए? हवा नहीं, नाम चाहिए बेटी, मलिक नाम। और वो हवा नहीं उड़ाता, उड़ने नहीं देता। वो उठ खड़ी हुई। तो फिर मुझे भी पिंजरे में रख लो, शायद ज्यादा सुरक्षित रहूं। और बिना नाश्ता किए चली गई। मलिक साहब की आंखों में झलक गई चिंता, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी सिर्फ जिद्दी नहीं, जिद्दी इश्क जैसी थी। किसी चीज को चाह ले तो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। उस दिन शाम को आरिज वहीं उसी जगह बैठा था। इस बार उसने जो तस्वीर पूरी की थी, उसमें एक लड़की थी, बारिश में खड़ी, आंखों में तूफान। और नीचे लिखा था कि वो आई थी बारिश में और चली गई मेरे मौसम छीनकर। वो पेंटिंग उसने सूखने को रखी ही थी कि एक काली गाड़ी फिर उसके पास आकर रुक गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। वो वही थी। तुम फिर से? हाँ, और इस बार एक ऑफर लेकर आई हूं। किसी नौकर का? नहीं, एक आर्टिस्ट का। मेरे डैड की कंपनी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, हमें पेंटिंग्स चाहिए, तुम काम कर सकते हो? वो हंसा, हल्की तंज भरी हंसी। तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए रंग बेच दूंगा? पैसे सब बेच देते हैं। नहीं, कुछ लोग जिद में जीते हैं। जिद? हाँ, किसी से साबित करने की कि मिट्टी में भी कलाकारी होती है। वो पल, दोनों की जिद का टकराव था। एक अमीरी के अहंकार से भरी और दूसरी अपने दर्द से बनी। उस रात आरिज घर लौटा। छोटा सा कमरा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक बूढ़ी अम्मा का चेहरा। आरिज, फिर देर कर दी? बस अम्मा, काम कर रहा था। अम्मा मुस्कुराई। तेरे अब्बा कहते थे जो जिद्दी होता है वही बड़ा बनता है, लेकिन जिद में नफरत नहीं आनी चाहिए बेटा। वो चुप हो गया, क्योंकि उसकी जिद अब नफरत से भरी थी। उसकी आंखों में वही आदमी घूम रहा था, मलिक साहब, वो शख्स जिसने उसके अब्बा को बर्बाद किया था। अम्मा, कभी कभी जिद बदला का नाम बन जाती है, और कभी बदला मोहब्बत का। वो सोच में डूब गया।
वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में आयांशा उसका बदला भी बनेगी और उसकी मोहब्बत भी। वो नहीं जानती थी कि जिस गरीब लड़के को वो ठुकरा रही है वही एक दिन उसकी रूह तक पहुंच जाएगा। और वो नहीं जानता था कि जिस अमीर लड़की से वो नफरत करता है वही एक दिन उसके सजदों में आने लगेगी। वो दिन मलिक इंडस्ट्रीज की इमारत के लिए आम था, मगर आरिस खान के लिए एक इम्तिहान। शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के सामने खड़ा वो लड़का, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी नाम के नीचे उसकी जिंदगी पलट जाएगी, मलिक इंडस्ट्रीज। उसने अपने कपड़ों पर हाथ फेरा, बालों को संवारा और हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, जैसे किसी युद्ध से पहले योद्धा अपनी ढाल कसता है। चल आरिस, उसने खुद से कहा, अब ये जंग तुझसे तेरी तकदीर लड़ेगी। कंपनी का अंदरूनी माहौल बिल्कुल अलग था। शीशे की दीवारें, चमकीले फर्श और हर तरफ वो लोग जो खुद को भगवान समझते थे। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। अपॉइंटमेंट? लड़की ने ठंडी आवाज में पूछा। आरिस खान, आर्ट डिवीजन के लिए। उसने फाइल्स उठाई, नजर दौड़ाई। ओ, आयांशा मलिक के अंडर। आरिस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वही। दोपहर के 4 बजे, कॉन्फ्रेंस रूम, फ्लोर 17। वो कमरे में दाखिल हुआ और सामने वही चेहरा था, वही आंखें, ठंडी मगर चमकती हुई। आयांशा मलिक। वो प्रोफेशनल टोन में बोली, मिस्टर खान, वेलकम टू मलिक इंडस्ट्रीज। धन्यवाद, लेकिन इतना फॉर्मल मत बनिए, हम तो बारिश में पहले ही मिल चुके हैं। वो चौंकी पर जल्दी संभल गई। यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा काम आता है, और सच्चाई अक्सर लोगों की जगह ले लेती है। दोनों के बीच हवा में वही तनाव फैल गया, मगर इस बार उस टेंशन में अट्रैक्शन की खुशबू भी थी। दिन बीतने लगे। आरिस को कंपनी में क्रिएटिव सेक्शन दिया गया। वो डिजाइन्स, आर्ट थीम्स और पेंटिंग प्रोजेक्ट संभालने लगा, और धीरे धीरे वो हर मीटिंग में अपनी जगह बना रहा था। कभी आयांशा उसके स्केचेस पर कमेंट करती, टू रॉ, टू रियल। वो हंसकर जवाब देता, रियल ही तो लग्जरी है मिस मलिक। वो चुप रह जाती, क्योंकि हर बार वो जो कहता कहीं ना कहीं उसके अंदर की खामोश लड़की से टकरा जाता। एक शाम वो उसके पास गई। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्योंकि शोर सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके अंदर सन्नाटा नहीं होता। वो पल कुछ पल नहीं था, वो शुरुआत थी, एक अनकही मोहब्बत की। कुछ दिन बाद कंपनी में सोल इन कलर्स एग्जीबिशन की तैयारी चल रही थी। आयांशा खुद सुपरवाइज कर रही थी और आरिस उसके हर डिटेल पर काम कर रहा था। वो दोनों अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुक जाते। पहले झगड़े होते, फिर चुप्पी, फिर नजरें, और फिर वो खामोश समझौता जो इश्क की पहली सीढ़ी होता है। एक रात आयांशा ने कहा, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? क्योंकि मैंने दुनिया को वो खोते देखा है जिसे लोग इज्जत कहते हैं। किसने छीनी? जिसका नाम मलिक था। उसकी सांस अटक गई, जैसे किसी ने दिल में तीर मारा हो। पर वो चुप रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका चेहरा कुछ कह दे। अब आरिस के हर स्केच में आयांशा का चेहरा आने लगा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, ये बदले की चाह है या किसी अनकही चाहत की बूंदे। वो खुद को समझाता, मैं इसे बस गिराने आया हूं, मगर दिल कहता, या खुद इसमें गिरने आया हूं। एक शाम एग्जीबिशन से एक दिन पहले ऑफिस में सिर्फ वही दो थे। आयांशा पेंटिंग्स देख रही थी और आरिस पेंट की आखिरी परत लगा रहा था। उसने बिना देखे कहा, तुम्हारे हाथ में कुछ अजीब है। क्या? सच्चाई, जैसे तुम ब्रश से नहीं दुआ से रंगते हो। आरिस ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। और तुम्हारे लहजे में कुछ अजीब है। क्या? कभी सर्दी लगती है, कभी सुकून। वो चुप हो गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कांच की दीवारों पर गिरती बूंदों के बीच दोनों की परछाइयां एक दूसरे में घुलने लगी थी। आरिस ने धीरे से पूछा, क्या तुम खुश हो अपनी दुनिया में? खुश? शायद हाँ, या शायद मैं बस दिखा रही हूं। तो उतार तो ये नकाब। नकाब भी जरूरी है आरिस। दुनिया खूबसूरती नहीं, मुखालफत ढूंढती है। तो मैं वो दुनिया नहीं हूं। वो एक कदम पीछे हटी, दिल तेज धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द कहीं खो गए। अगली रात एग्जीबिशन का दिन। सब कुछ चमक रहा था, लाइट्स, भीड़, कैमरे, शोहरत। हर दीवार पर रंग थे, मगर सब फीके लग रहे थे जब तक आयांशा ने आरिस की बनाई अंतिम पेंटिंग नहीं देखी।
वो उसके सामने रुकी और जैसे सांसें थम गई। कैनवस पर थी एक लड़की जो बारिश में खड़ी थी, आंखों में आंधी थी, और नीचे लिखा था, वो जिसे मैं नफरत समझ बैठा वही मेरी रूह की राहत निकली। लोग ताली बजा रहे थे, पर अयांशा की आंखें नम थीं। वो उसके पास आई। ये किसके लिए बनाई? उसके लिए जो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आई थी। और अब वो तूफान मेरा आसमान बन चुका है। वो मुड़ी आंसू रोकते हुए। दिल में कुछ पिघल गया था जो वो मान नहीं पा रही थी। उसी रात वो बालकनी में अकेली खड़ी थी। हवा ठंडी थी पर अंदर आग थी। वो खुद से फुसफुसाई, क्या ये वही लड़का है जिससे मैं नफरत करती थी, या वही जो मेरे अंदर की खामोशी को सुन सकता है? उसका फोन बजा। आर्यन। हे बेब, आई सॉ योर फोटोज, यू वर स्टनिंग टुनाइट। थैंक्स। डैड सेड वी शुड फिक्स द एंगेजमेंट सून। वो चुप रही। उसकी आंखों के सामने आरिस का चेहरा घूम गया। वो मुस्कान, वो सच्चाई, जो दिखावा नहीं थी। आर्यन, मुझे अभी सोना है। कॉल कट। उधर आरिस अपने कमरे में बैठा कैनवस के सामने खाली आंखों से देखता हुआ। उसकी उंगलियों पर अब भी नीला रंग था, वही जो उसने उसकी आंखों में देखा था। आरिस, अम्मा की आवाज आई। सब ठीक है ना बेटा? हाँ अम्मा, बस रंग कुछ ज्यादा गहरे हो गए हैं। दिल के रंग हमेशा गहरे होते हैं बेटा, पर संभाल कर रखो वरना दर्द बन जाते हैं। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था वो बदला जो उसने लिया नहीं था, वो मोहब्बत बनकर उस पर उतर आया था। उस रात खिड़की के पार बारिश एक बार फिर लौट आई थी। दोनों एक दूसरे के शहरों में एक दूसरे को सोचे बिना नहीं सो सके, और शायद वही थी जिद्दी इश्क की शुरुआत। कुछ कहानियां नफरत से शुरू होती हैं लेकिन खत्म नहीं होती, क्योंकि उनमें इश्क ज्यादा जिद्दी होता है। रात को 12 बज चुके थे। सारा घर नींद में डूबा था, मगर आयांशा की आंखें खुली थीं। वो अपने बालकनी में खड़ी थी, हवा उसके बालों को बिखेर रही थी, और नीचे फैले शहर की रोशनियां उसकी आंखों में बुझी हुई लग रही थी। आरिस, वो नाम अब उसके जहन से निकलता ही नहीं था। उसे लगता था वो लड़का सिर्फ उसके अहंकार को चोट पहुंचा गया है, मगर सच तो ये था कि उसकी मौजूदगी ने आयांशा को हिलाकर रख दिया था। वो कुछ अलग था, जैसे सादगी में आग हो। वो लड़का जो उसे झूठा दिखाने की हिम्मत कर गया था, अब उसके ख्यालों में रहने लगा था। क्यों याद आता है वो? उसने खुद से पूछा। क्या इसलिए कि उसने मुझे मेरे जैसा नहीं माना? वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान उसके होंठों से ज्यादा उसकी आंखों में दर्द बनकर ठहर गई। उधर आरिज मलिक ग्रुप के बाहर खड़ा था। वो अब वहीं काम करेगा, उसी एम्पायर में जिसने कभी उसके बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। अब बारी मेरी है, उसने धीमे से कहा। हर इंसल्ट का हिसाब होगा, हर दर्द का जवाब मिलेगा, और सबसे पहले उसी से। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था, मगर भीतर एक जख्म था जो ना सिर्फ उसके बाप की बेइज्जती से जला था, बल्कि उस लड़की की आंखों के तिरस्कार से भी। वो रिवेंज चाहता था, मगर बदले के रास्ते पर जो चीज उसने नहीं चाही थी, वो थी आयांशा की मोहक मौजूदगी। हर बार उसे याद करते हुए वो खुद को कमजोर महसूस करता। सुबह के 8 बजे मलिक एंटरप्राइज की ग्लास बिल्डिंग, जिसमें हर चीज परफेक्शन में ब्रीद करती थी। आरिज अब वहां एक डिजाइन कंसल्टेंट के तौर पर आया था। उसका पहला प्रोजेक्ट था एक लग्जरी होटल चेन के लिए फैब्रिक पैटर्न्स बनाना। आयांशा बोर्ड रूम में आई। सब खड़े हो गए, सिवाय एक के, आरिज। वो कामली स्केच कर रहा था, सभी की निगाहें उसी पर। आयांशा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। फिर वही एटीट्यूड। उसने कहा, मिस्टर खान, आपको शायद सिखाना पड़ेगा कि इस ऑफिस में मैनर्स भी डिजाइन का हिस्सा है। उसने नजरें उठाई। और आपको शायद याद दिलाना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट कमाई जाती है, सरनेम से नहीं। कमरा जम गया। सबकी नजरों में टेंशन थी, मगर आरिस की आंखों में सिर्फ शांति और जिद। आपको निकाल सकती हूं मैं, मगर आपके प्रोजेक्ट को मेरे डिजाइन्स की जरूरत है। वो चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं पहली बार आयांशा को लगा कि वो किसी ऐसे शख्स से टकराई है जिसे उसके पावर की परवाह नहीं है। आरिज ने प्लान बनाया। वो उसे उसी की दुनिया में मात देगा, चार्म और टैलेंट के साथ। वो उसके हर मीटिंग में इंटेंशनली उसे कॉन्ट्रडिक्ट करता, हर आइडिया को एक नई सोच से काटता। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स उसकी बातों में आने लगे, और पहली बार आयांशा ने खुद को इनसिक्योर महसूस किया। वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसकी नफरत अब क्यूरियोसिटी में बदल रही थी।
वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे हराना चाहती है या उसे जानना। ये लड़का मेरे दिमाग में क्यों चढ़ गया है, उसने डायरी में लिखा। एक रात दोनों को एक साथ प्रेजेंटेशन के लिए रुकना पड़ा। बारिश बाहर थी, बिजली अंदर चली गई। कांच की दीवारों में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। आरिस को उसकी फाइल में एक गलती दिखी। वो बोला, अगर ये इन्वेस्टर को दिख गया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आयांशा ने झट से फाइल छुपा ली। मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं, वो मुस्कुराया। कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरत वहीं होती है जहां ईगो सबसे ऊंचा होता है। उसकी नजरें उसकी आंखों में ठहर गईं। वो लम्हा आयांशा को भीतर तक हिला गया। वो पहली बार किसी की आंखों में डर नहीं, खामोश यकीन देख रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस उठकर बाहर चली गई। मगर दिल में एक अजीब सी गर्मी रह गई, जैसे किसी ने अंदर आग जलाई हो और वो बुझाने नहीं देना चाहती। रात को घर पहुंचकर आरिस आईने में खुद को देख रहा था। तू क्या कर रहा है आरिस? वो तेरे दुश्मन की बेटी है। मगर दिल कहता, वो वही है जो तुझे हर रोज चैलेंज करती है, तुझे खुद से लड़ना सिखाती है। उसकी रिवेंज अब रिश्ते की शक्ल ले रही थी। हर इंसल्ट के जवाब अब दिल के रास्ते से मिल रहा था। और वो डर गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहब्बत से बड़ा बदला कोई नहीं होता। कई हफ्ते गुजर गए। ऑफिस में सब नोटिस करने लगे कि आयांशा अब पहले जैसी नहीं रही। वो पहले गुस्से में जवाब देती थी, अब सोचती थी। वो पहले आरिस को नजरअंदाज करती थी, अब उसकी बात ध्यान से सुनती थी। रात को डायरी में उसने लिखा, वो मुझे हर दिन मेरी हदें दिखाता है। मैं उसे हरा नहीं पा रही, शायद इसलिए कि दिल हार गया है पहले। बोर्ड मीटिंग के दिन आरिस ने एक न्यू डिजाइन कॉन्सेप्ट पेश किया। सब तालियां बजा रहे थे, मगर प्रेजेंटेशन के अंत में उसने कहा, ये डिजाइन एक पुराने कारीगर से इंस्पायर्ड है, जो कभी मलिक ग्रुप के हाथों बर्बाद हुआ था। कमरा सन। आयांशा ने उसे देखा, आंखों में शौक, गिल्ट और डर। आरिस ने सिर्फ मुस्कुराया। कभी कभी आर्ट भी बदला लेती है मिस मलिक। वो चला गया, और पहली बार आयांशा समझ गई कि ये लड़का सिर्फ उसका कर्मचारी नहीं, उसका अतीत है। जिद्दी था वो, मगर अब उसकी जिद मेरी धड़कनों में है। अब आरिस के मन में एक साफ इरादा था। वो आयांशा को उसी के अहंकार से गिराएगा। उसने तय किया कि अब वो उसे अपने चाम से बांधेगा, उसकी दुनिया में जगह बनाएगा और फिर उसे उसी दर्द का स्वाद चखाएगा जो कभी उसके पिता को दिया गया था। लेकिन किस्मत उसे वहीं गिराती है जहां से वो उठना चाहता है। एक दिन ऑफिस की गलती के चलते एक क्लाइंट मीटिंग मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट हो गई। आयांशा और आरिस दोनों को साथ जाना पड़ा। वो फ्लाइट का सफर 4 घंटे का था। आयांशा खिड़की के पास बैठी थी, आरिस बगल में। पहले तो खामोशी थी, फिर हल्की सी बातों की बूंदें गिरीं। तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहते हो? उसने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। बस उन लोगों के सामने बोलता हूं जो सुनते हैं, सुनाने नहीं आते। वो मुस्कुराई, हल्के से झुकी। और मैं सुन नहीं सकती? शायद, पर तुमने कभी कोशिश की? वो पल आयांशा के लिए अजीब था। पहली बार किसी ने उससे इतने सादे लहजे में सवाल किया था, बिना डर के, बिना चाह के, बस सच्चाई से। फ्लाइट उतरने तक दोनों के बीच नफरत नहीं, एक अजीब सी खामोश नज़दीकी थी। रात को दिल्ली के होटल में दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन किस्मत ने जैसे उनके बीच एक इनविजिबल धागा बांध रखा था। बारिश थी बाहर, आयांशा बालकनी में खड़ी थी, हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा था। नीचे कोर्टयार्ड में खड़ा आरिस उसे देख रहा था। वो पल सिनेमैटिक था, जैसे कोई पुरानी फिल्म जीवंत हो उठी हो। अचानक बिजली चमकी और आरिस की आंखें उससे टकराईं। उसने नीचे से कहा, बारिश में मत खड़ी रहो, ठंड लग जाएगी। वो मुस्कुराई, बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, बस आदत है बचाने की। वो पल दोनों के लिए भारी था, क्योंकि ना वो इसे चाह रहे थे, ना रोक पा रहे थे। अगले दिन प्रोजेक्ट मीटिंग खत्म हुई। आरिज़ अब आयांशा के और करीब आ चुका था, प्रोफेशनली और इमोशनली दोनों। वो उसके आइडियाज़ की तारीफ करता, मदद करता और धीरे धीरे उसके अंदर की नरमी को जगाने लगा। उसका प्लान काम कर रहा था। आयांशा का दिल अब उस पर भरोसा करने लगा था। वो उससे हंसती, बात करती और कभी कभी बस उसे देखती रहती। आरिस खुद को याद दिलाता, ये सब एक बदला है। मगर हर बार जब वो उसे मुस्कुराते देखता, वो सोचने लगता, क्या वाकई? एक शाम आयांशा ने कहा, आरिस, आज डिनर तुम्हारे साथ कर सकती हूँ? वो हैरान हुआ। पहली बार उसने किसी को खुद इनवाइट किया था। रूफटॉप रेस्टोरेंट, हल्की हवा, आसमान में तारे और शहर की जगमगाहट नीचे।
वो दोनों बैठे थे, मगर उस रात कुछ अलग था। आयांशा बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दूसरों से कुछ अलग हो? शायद इसलिए क्योंकि मैं लोगों को उनकी असलियत में देखता हूं। और मेरी असलियत? अहंकार के पीछे छिपी वो लड़की जो सिर्फ एक बार सच में मुस्कुराना चाहती है। वो चुप रह गए। वो शब्द उसके दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उसके घमंड के पार जाकर उसके दिल को छुआ था। डिनर के बाद जब दोनों जा रहे थे, आयांशा की एड़ी मुड़ गई। वो हल्का सा गिरने लगी। आरिज ने झट से पकड़ लिया। उसके हथेली ने उसकी कमर को छुआ, पल ठहर गया। चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया था। वो एक दूसरे को देख रहे थे। नफरत की जगह अब सिर्फ एक अजीब सी गर्मी थी। छोड़ो मुझे। अगर छोड़ दूं तो शायद गिर जाओ। उसके शब्दों में तंज नहीं था, अपनापन था। वो पल बीत गया, मगर उसका असर नहीं। वो रात दोनों की यादों में एक अमिट छाप छोड़ गई। अब आरिस जानता था, आयांशा उसके लिए गिर चुकी है। वो उसके चाम में खो रही थी, और उसने सोचा, अब वक्त है उसे तोड़ने का। उसने जानबूझकर कोल्ड बिहेवियर शुरू किया। मैसेज नहीं करता, बातों में दूरी रखता। आयांशा परेशान रहने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी, ये क्या बदल गया। वो उसके पास आई। तुम ऐसे क्यों हो गए हो? तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। वो शब्द जैसे बर्फ बनकर आरिस के दिल में गिरे। उसने सोचा था बदला लेगा, मगर अब सामने एक ऐसा दिल था जो सच्चाई से धड़क रहा था। उसने ठंडी मुस्कान दी, बोला, मुझसे मोहब्बत? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, क्या हूं। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे वो एहसास देते हो जो कोई और नहीं दे पाया। वो चली गई, आंसू छुपाते हुए। और आरिज अपने कमरे में अकेला था, दीवार पर मुक्का मारता हुआ। क्यों क्यों तू इस खेल में खुद को भूल गया आरिज? बदले की आग अब उसके सीने में जल रही थी, मगर उसमें अब मोहब्बत की राख भी थी। कुछ दिन बाद उसे पता चला, आयांशा की माँ हॉस्पिटल में है, हालत गंभीर है। वो बिना कुछ सोचे वहां पहुंच गया। आयांशा ने उसे देखा, आंखों में हैरानी। तुम क्यों आए हो? क्योंकि दर्द देखने की आदत है मुझे, और शायद अब तुम्हारा दर्द मेरा हो गया है। वो चुप रही, आंसू टपक पड़े। उस पल दोनों के बीच बदले की सारी दीवारें ढह गईं। रात को आरिज हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देखते हुए। मैं हार गया, अब मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। वो जान चुका था कि उसका बदला अब बेअसर हो गया है, क्योंकि जब दिल में मोहब्बत आ जाती है तो जहर भी दवा बन जाता है। वो इश्क जो छल था, अब सच्चाई बन गया था। वो बदला जो जहर था, अब मरहम बन चुका था। रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। शहर की ऊंची इमारतों के बीच मलिक एम्पायर की इमारत किसी रहस्य की तरह खड़ी थी, शांत, मगर भीतर जलती आग की तरह बेचैन। ऊपर की मंजिल पर अपने केबिन में आरिज अकेला बैठा था। टेबल पर कुछ फाइलें फैली थीं, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ एक तस्वीर पर अटकी थीं, उसके पिता की पुरानी फैक्ट्री की, साथ में उनके मुस्कुराते हुए चेहरे जो अब सिर्फ यादों में बचे थे। वो दिन याद है जब सब कुछ छिन गया था। आरिज ने आंखें बंद की और मन ही मन बुदबुदाया, मलिक खानदान को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इस बार नफरत की उस आग के बीच एक चेहरा बार बार आ रहा था, आयशा मलिक का चेहरा। वो लड़की जो उसी मलिक खानदान की बेटी थी और अब उसकी जिंदगी की सबसे गहरी चाह बन चुकी थी। शाम ढल रही थी। बारिश ने पूरे शहर को धो दिया था। ऑफिस में ज्यादातर लोग जा चुके थे। लिफ्ट बंद थी और आयशा सीढ़ियां उतर रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, आरिज दीवार से टेक लगाए चुपचाप बारिश को देख रहा था। आप अभी तक यहीं हैं? आयशा ने मुस्कुराकर पूछा। आरिज ने नजरें उठाईं। बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं, या शायद किसी और चीज का। मतलब? आयशा ने थोड़ा झुककर कहा। आरिज ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूं, उतना ही करीब चला आता हूं। बारिश की बूंदें धीरे धीरे उन पर गिर रही थीं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस खामोश धड़कनें। रात को आरिज घर लौटा। उसने पुरानी फाइलें खोली। मलिक टेक्सटाइल सेल अग्रीमेंट 2015। हर पन्ना उसके अतीत का जख्म था। वो दिन जब उसके पिता ने अपनी फैक्ट्री खो दी थी और मलिक ग्रुप ने सब हड़प लिया था। उसके पिता ने हार मान ली और जिंदगी छोड़ दी। बस एक आग छोड़ गए थे, बदले की आग। लेकिन अब जिस मलिक खानदान से वो नफरत करता था, वो उसी की बेटी आयशा से मोहब्बत कर बैठा था। वो अपने आप से लड़ रहा था। दिल कहता था वो बेगुनाह है, मगर दिमाग कहता था वो मलिक है। अगले दिन बोर्ड मीटिंग थी।
आयशा ने अपनी नई प्रेजेंटेशन पेश की। मलिक वीव्स, द रिवाइवल। सभी डायरेक्टर उसकी तारीफ कर रहे थे। आरिज ने बस खामोश होकर देखा। हर स्लाइड में उसे उसकी सच्चाई, उसका जुनून, उसकी रोशनी दिख रही थी। मीटिंग खत्म हुई तो आयशा उसके पास आई, मुस्कुराई। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? आरिज ने उसे एक पल तक देखा, फिर बोला, परफेक्ट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसकी आवाज में एक अजीब गर्माहट थी जो आयशा के दिल में उतर गई। कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी। हर कोई ब्लैक थीम में था और आयशा ब्लैक साड़ी में जैसे खुद रात की रानी लग रही थी। सभी की नजरें उस पर टिक गई थीं, मगर आरिज की नजरें बस उसी एक चेहरे पर अटक गई थीं। जब वो स्टेज पर गई और बोली, मैं आज जो हूं वो इस कंपनी की वजह से हूं। आरिज का दिल कस गया, क्योंकि वही कंपनी उसके पिता की मौत की वजह थी। वो वहां से बाहर चला गया। आयशा पीछे आई, भीगती हुई आवाज दी, आरिज क्या हुआ? वो रुका, आंखों में दर्द था, क्योंकि हर सफलता के पीछे किसी की तबाही होती है। क्या मतलब? आयशा ने हक्का बक्का होकर पूछा। मतलब ये कि तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। आयशा का चेहरा फीका पड़ गया। क्या? हाँ, उसकी आवाज कांपी। और मैं उसी मलिक खानदान को गिराने आया था। चुप्पी छा गई। सिर्फ बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थीं। आयशा के होंठ कांपे। तो अब क्या करोगे आरिज? बदला या मोहब्बत? आरिज ने उसकी आंखों में देखा। शायद दोनों से हार चुका हूं। बिजली चमकी, कमरे में अंधेरा फैल गया और उनके बीच बस सांसों की आवाज बची। अगले दिन आयशा ऑफिस नहीं आई। फोन बंद, मेल्स अनरीड। आरिज बेचैन होकर उसके घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। नीचे एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने खोला। अंदर बस एक पंक्ति थी, कभी कभी मोहब्बत माफी से भी बड़ी होती है। आरिज वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। बारिश फिर से शुरू हो गई। वो भीगता रहा और उस खत को सीने से लगाए रोता रहा। कभी कभी मोहब्बत माफी से भी बड़ी होती है। वो एक लाइन, वो एक खत आरिज के सीने में तीर की तरह धंस गई थी। बारिश थम चुकी थी, पर उसके अंदर का तूफान नहीं। 3 दिन बीत चुके थे। न आयशा को कोई फोन, न कोई मेल, न कोई सुराग। ऑफिस में सन्नाटा था, जैसे किसी ने उस जगह से रूह निकाल ली हो। हर चीज पहले जैसी थी, बस एक इंसान गायब था, और उसके साथ आरिज का सुकून भी। आयशा का घर बंद था। आरिज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पर कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई दरवाजा खुलता, उसे उम्मीद होती कि वो सामने होगी, लेकिन सन्नाटा जवाब देता। रात को वो उसी के कमरे में गया। टेबल पर अधूरी ड्राफ्ट फाइलें थी, कॉफी का प्याला सूखा पड़ा था और एक डायरी खुली हुई थी। पहला पन्ना। कभी कभी दिल की आवाज अतीत के शोर में दब जाती है। नीचे लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो समझना मैंने माफ किया। आरिज की आंखें भर आईं। वो कुर्सी पर गिर पड़ा और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में उसे खोने लायक था? दिन गुजरते गए, पर आरिज का चैन जाता रहा। वो उसके पुराने रास्तों पर जाता। वही कॉफी कैफे, वही पार्क, वही छत जहां आयशा बारिश देखना पसंद करती थी। हर जगह वो उसकी हंसी की गूंज ढूंढता, पर मिलता सिर्फ सन्नाटा। कभी कभी उसे लगता वो पास है, जैसे हवा में उसकी खुशबू बसी हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को छू गया हो। एक शाम बारिश के बाद आसमान में हल्का इंद्रधनुष उभरा था। आरिज उसी बालकनी में खड़ा था जहां वो दोनों बातें करते थे। उसने फुसफुसा कर कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो तू लौटेगी आयशा, किसी न किसी रूप में। अगले दिन एक मेल आया। भेजने वाले का नाम अज्ञात था, पर उसमें एक अटैचमेंट थी। एक तस्वीर आयशा की पहाड़ी इलाके में किसी जगह खड़ी हुई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब थकान। मेल में बस इतना लिखा था, कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए सबसे पहले खोना पड़ता है। आरिज का दिल जोर से धड़का। उसने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। मेल उत्तराखंड के किसी पहाड़ी कस्बे से भेजा गया था। बिना सोचे उसने अगले दिन वहां जाने का फैसला कर लिया। सुबह की बस में बैठकर वो देहरादून पहुंचा। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हवा में ठंडक। हर मोड़ पर उसे लगता
शायद वो उसे दिख जाएगी। एक छोटे से होटल में ठहरकर उसने उसी तस्वीर वाली जगह ढूंढी। एक चाय की दुकान के पास पहाड़ी मोड़, जहां पीछे वही पेड़ था जो तस्वीर में दिखा था। भाई साहब, यहाँ कोई लड़की आई थी कुछ दिन पहले? आरिज ने दुकानदार से पूछा। वो मुस्कुराया, बोला, हाँ, एक लड़की आई थी। बहुत शांत, मगर आंखों में दर्द था। रोज यहाँ बैठकर लिखती थी। 3 दिन पहले चली गई। कहाँ गई? कहा था कहीं दूर, जहां लोग मुझे ना जाने। आरिज का दिल बैठ गया। शाम को होटल लौटकर उसने रिसेप्शन पर पूछा, यहाँ किसी आयशा नाम की लड़की ठहरी थी क्या? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, मिस मलिक 1 हफ्ता रुकी थी। जाते वक्त एक लिफाफा छोड़ गई थी, किसी हारिस के नाम। आरिस का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। आरिस, जब इंसान किसी से नफरत के साथ प्यार करने लगता है तो दोनों आगे उसे एक साथ जलाती हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा दर्द हकीकी था, लेकिन अब मैं अपने अंदर की राख से बाहर निकलना चाहती हूँ। शायद वक्त आएगा जब हम फिर मिले, न बदले में, न मोहब्बत में, बस सुकून में। तुम्हारी आयशा। आरिस के आंसू उस कागज पर गिर पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, तू जहां भी है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। उसके अंदर अब न बदले की आग थी, न सुकून की प्यास, बस एक सच्ची तलाश थी, मोहब्बत की तलाश। आकाश में हल्की ठंडक थी, पहाड़ों की हवा में वो नमकीन सी खुशबू गुली थी जो किसी की याद दिलाती है। आरिज अब तीसरे दिन भी उसी कस्बे में था, हर कदम पर आयशा की तलाश में। वो खत अब भी उसकी जेब में था, जिस पर आंसू सूख चुके थे, पर जज्बात नहीं। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा, आरिस पहाड़ी के नीचे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठा था, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, तुम उसे ढूंढ रहे हो ना, वो लड़की जो हवा में बोलती है? आरिस चौंका, आप जानते हैं उसे? बुजुर्ग मुस्कुराया, यहाँ जो भी मोहब्बत में खोकर आता है, मैं पहचान लेता हूँ। वो रोज यहाँ बैठती थी, कहती थी, जब वो मुझे समझेगा मैं लौटूंगी। आरिस का गला रुंध गया। उसने कुछ कहा था जाने से पहले? बुजुर्ग ने सिर झुकाया। उसने कहा, अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे बिना देखे भी महसूस करेगा। और फिर बुजुर्ग ने एक चाबी थमाई। यह उस झोपड़ी की है जहां वो ठहरी थी। आरिस के कदम भारी थे, पर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। झोपड़ी लकड़ी की थी, शांत, सादगी भरी, जैसे किसी रूह ने वहां सुकून से वक्त बिताया हो। अंदर एक बिस्तर, एक नोटबुक और दीवार पर आयशा की बनाई स्केचेस थीं। हर स्केच में वही आंखें, जो मोहब्बत और दर्द दोनों बयान करती थीं। नोटबुक खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, हर रिश्ते की उम्र वक्त तय नहीं करता। कुछ रूहें बस एक दूसरे की तलाश में जन्म लेती हैं। आरिस की उंगलियां कांप गईं। पन्ने पलटे और एक फोटो गिरा। उसमें आयशा किसी और के साथ थी, एक आदमी जिसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, कभी कभी जिस पर भरोसा हो वही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। आरिस ने तस्वीर को गौर से देखा। वो आदमी पहचान में आया। वो उनकी कंपनी का पुराना बिजनेस पार्टनर था, कबीर शेख, वही जिसने पहले आरिस को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जो आयशा से नफरत करता था क्योंकि उसने उसकी रिश्वत का भांडा फोड़ दिया था। अब सब कुछ साफ था। आयशा का जाना, उसकी गुमशुदगी, वो मेल, सब एक प्लान हो सकता था। आरिस ने मुट्ठी भींची, अगर ये सच है तो मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। रात के करीब 2 बजे हवा जोरों से चलने लगी। झोपड़ी की खिड़की खुल गई और वही खुशबू फैली, गुलाब और बारिश की मिली जिली महक। आरिस ने फुसफुसाकर कहा, आयशा, तू यहीं है ना? हवा हल्की सी थमी। टेबल पर रखा कागज गिरा और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच में मुझसे मिलना चाहता है तो उस जगह चलना जहां हमारी पहली बहस हुई थी। आरिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तू मुझे इशारों में भी सिखा रही है आयशा। अगले दिन आरिस उसी जगह लौटा, वो पुराना ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम जहां उनकी पहली बहस हुई थी। अब वहां कुछ नहीं था, बस टूटी कुर्सियां और खाली मेजें। पर अंदर आते ही उसने दीवार पर कुछ देखा। काले मार्कर से लिखा था, कभी किसी ने मुझसे कहा था, अगर तुम लौट आओगे तो मैं यहीं मिलूंगी।
आज वही वक्त है आरिज। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो पलटा और वहां धूप की रोशनी में खड़ी थी आयशा। उसकी आंखों में वही गहराई, वही डर और वही मोहब्बत थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को बस देखते रहे। शब्द थम गए, सांसें भी। आरिज आगे बढ़ा, उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा, तू लौट आई, अब मैं किसी को तुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। आयशा ने धीमे से कहा, वक्त ने बहुत कुछ छीना है आरिज, अब अगर हम लड़ेंगे तो साथ में। शहर अब फिर से आबाद लग रहा था। आयशा और आरिज दोनों अपनी पुरानी जिंदगियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तैयारी में थे। घर की बालकनी में धूप छन कर आती थी। दीवारों पर आयशा की पेंटिंग्स टंगी थीं और मेज पर रखे चाय के 2 प्याले अब तुम्हारा और मेरा कहलाने लगे थे। आरिज ने आयशा को देखा। वो सफेद कुर्ते में खुले बालों के साथ हल्की मुस्कान में डूबी हुई थी। क्या देख रहे हैं आप? उसने हंसते हुए पूछा। आरिज ने कहा, वो जिसे देखकर सुकून मिलता है। आयशा ने नजरें झुका ली। आप अब भी बातें वैसे ही करते हैं, दिल छू जाने वाली। शाम के वक्त जब दोनों कमरे की सफाई कर रहे थे, आरिज ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला जो उनके साथ उस झोपड़ी से लाया गया था। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक पुराना खत था जिसका लिफाफा पीला पड़ चुका था। खत के ऊपर सिर्फ इतना लिखा था, जिस दिन ये पढ़ो समझना वक्त ने फिर करवट ली है। आयशा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर वही नर्म कागज था जिस पर नफीस अरबी लिखावट थी। नीचे नाम लिखा था, ख्वाजा सैयद रहमान शाह। आरिज ने कहा, ये तो वही सूफी संत हैं जिनकी दरगाह के पास वो झोपड़ी थी जहां आप रही थी। आयशा ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जिस रूह को आपने दुख में पुकारा, वो आपको सुकून देने ही आई थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो सिर्फ 2 जिस्मों के बीच नहीं, 2 तकदीरों के बीच होती है। जब आप इस खत को पढ़ेंगे, आपके पास एक ऐसा फैसला होगा जो आपकी रूह की आजमाइश बनेगा। याद रखिए, अगर आप मोहब्बत में रब को शामिल कर लेंगे तो आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी। नीचे लिखा था, तुम दोनों की तकदीर अब एक नहीं, एक दूसरे के लिए अमानत है। खत खत्म हुआ। कमरे में एक अजीब सी रूहानी खामोशी फैल गई। मोमबत्ती की लौ हिली और हवा में वही गुलाब और मिट्टी की खुशबू फिर से तैरने लगी, वही जो हर बार आयशा के आसपास महसूस होती थी। आयशा की आंखें नम थीं। आरिज, लगता है ये खत हमें किसी मंजिल की ओर बुला रहा है। आरिज ने धीरे से कहा, शायद वो मंजिल जो हमारी रूहों का हिस्सा है, अधूरी है अब तक। अगली सुबह दोनों उसी दरगाह पहुंचे जहां ख्वाजा रहमान शाह की मजार थी। वहां के सज्जाद ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। आप दोनों वही हैं जिनके नाम खत छोड़ा गया था। आयशा ने हैरानी से पूछा, आप जानते हैं? वो बोले, ये खत किसी को यूं नहीं मिलता, वो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी मोहब्बत में सच्चाई हो। उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा, आपके लिए एक और अमानत छोड़ी गई थी। उन्होंने एक छोटी नीली तावीज दी जिस पर उर्दू में लिखा था, अल-वदूद, यानी वो जो बेइंतहा मोहब्बत करता है। दरगाह के बाहर दोनों बैठे थे। हवा में दुआओं की खुशबू थी। आरिज ने तावीज को आयशा की गर्दन में बांधा और कहा, अब ये मेरे वादे का निशान है। अगर रूहें भी भटक जाए तो आपको मेरा नाम याद दिलाएगा। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। और अगर आप कभी भूल गए तो? आरिज मुस्कुराया, तो रब मुझे आपका चेहरा याद दिलाएगा। उसने उसके माथे को चूमा। दोनों ने दरगाह की सीढ़ियों पर सिर झुका दिया। उसी पल हवाओं में फिर वही आवाज गूंजी, अब सफर मुकम्मल हुआ। दरगाह से लौटने के बाद हवाओं में जैसे एक नई नमी थी। आयशा और आरिज की जिंदगी अब सुकून भरी लगने लगी थी। लेकिन सुकून हमेशा तूफान से पहले की खामोशी होता है। रात को जब आरिज चांदनी में बैठा था, उसने अपने कंधे पर किसी नरमी का एहसास किया। आयशा थी, चुपचाप उसके पास बैठी थी। क्या सोच रहे हैं? उसने पूछा। आरिज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही कि अगर ये सुकून सपना है तो मैं चाहूंगा कि ये कभी टूटे नहीं। आयशा ने उसकी हथेली थामी।
अब हमारे दरमियान सिर्फ दुआएं हैं आरिज, और दुआएं कभी मिटती नहीं। दिन बीतते गए। आरिज की तबीयत अचानक गिरने लगी। वो पहले की तरह नहीं हंसता न बोलता था। आयशा डर गई। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर पड़ गया है, अब इसे आराम चाहिए। उसने रातों को जाग जाग कर उसके सीने पर हाथ रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी। वो कहती, या अल्लाह वदूद, अगर इस मोहब्बत में सच्चाई है तो इन्हें मुझसे कभी जुदा मत करना। उसकी हर दुआ के साथ हवा में वही नीली ताबीज झिलमिलाती, जैसे हर बार जवाब में कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, मोहब्बत रूह की होती है, जिस्म की नहीं। एक रात आरिस की नज़र उसी पुराने बक्से पर पड़ी जहां से वो पहला खत निकला था। बक्से के नीचे एक और तह छिपी हुई थी, जिसमें एक छोटा सा कागज मोड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, जब मोहब्बत मुकम्मल हो जाए तो उसे जिंदा रखने के लिए रूह का एक हिस्सा कुर्बान करना पड़ता है। अगर कभी किसी एक की रूह पहले लौट आए तो दूसरा हमेशा उसकी दुआओं में जिंदा रहेगा। आरिस ने कागज को सीने से लगाया और आयशा को देखा। वो उसके पास सो रही थी, चेहरा मासूम, सांसें धीमी। उसने फुसफुसा कर कहा, अगर मैं चला भी गया तो तुम्हारे पास मेरा नाम रहेगा और मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ। सुबह की नम हवा आयशा के चेहरे को छू रही थी, लेकिन जब उसने करवट ली, आरिज अब वहां नहीं था। उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों के पास वही कागज था और होंठों पर मुस्कान, जैसे कोई दुआ अधूरी छोड़ दी हो। आयशा टूट गई, लेकिन रोई नहीं। उसने बस नीली ताबीज को चूमा और कहा, अब आप मुझ में बस गए हैं आरिज, अब कोई जुदाई नहीं। शहर में एक आर्ट गैलरी खुली। नाम था रूह ए आरिज, जहां हर पेंटिंग में वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही नूर, जो आयशा की आंखों में बस गया था। लोग कहते हैं, कभी कभी रात को जब कोई वहां बैठकर दुआ मांगता है तो हल्की हवा चलती है और गुलाब की खुशबू फैल जाती है, जैसे किसी रूह ने कहा हो, मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। दरगाह की दीवार पर आज भी वो खत टंगा है, जिसके नीचे लिखा है, मोहब्बत का आखिरी सबक ये है, अगर आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो जुदाई भी इबादत बन जाती है। और आयशा की डायरी में आखिरी लफ्ज़ यही दर्ज है, वो चला गया पर मैंने उसे कभी खोया नहीं। उसकी रूह मेरी हर सांस में बस गई है और मेरी हर दुआ में बस एक नाम है, आरिज।